नमस्कार दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो नया वीडियो बनाने के लिए उपलब्ध हुए हैं उसको हमने जीवन के अधिकार से कोरिलेट करके रखा है। सीधा सा मतलब इसका ये है कि अनुच्छेद 21 क्या है। अभी आपने देखा कि एक कुख्यात अपराधी को ऑन स्पॉट इनकाउंटर कर दिया गया। क्या यह उचित था और कहाँ तक उचित था? और ये यदि अनुचित था तो हमारे संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि हाँ ये अनुचित था और कैसे ये उचित था? इन सारे मामलों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपने देखा कि लगातार लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ये नहीं सुनने में आ रहा है कि शायद लॉकडाउन खत्म भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जाके अगर जो आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि लॉकडाउन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या काम किया, आज जो वीडियो बनाया वो जीवन के अधिकार पर है, जीने का अधिकार। क्या हमें जिस तरह से जीने का अधिकार मिला हुआ है, क्या उसी तरह मरने का भी अधिकार है? इन सारी बातों पर हम लोग इकट्ठा हुए चर्चा करने के लिए। तो आज जो हमारा मूल टॉपिक है वो ये है अनुच्छेद 21। हमारा एक मूल अधिकार है, उसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी हाल ही में घटना घटित हुआ है वो कितना न्यायोचित है, संविधान के अनुसार कितना न्यायोचित है, इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा बता दो, कम आवाज करें। तो अनुच्छेद 21 इसको यदि आप नेट पे सर्च करें, चाहे किसी ऑथेंटिक बुक में पढ़ना चाहें, तो इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करें, थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलें, आखिर कैसे अनुच्छेद 21 आया और ये हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक हो गया। तो बताते चलें, हमारे भारत के संविधान में महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद हैं, आप इनको जानते होंगे। और ये अनुच्छेद जो है, जैसे कि सुना होगा आपने कि 12 भाग है। हमारे संविधान में 12 नहीं 22 भाग है। पहला भाग हमारा संघ से संबंधित है, दूसरा भाग हमारा नागरिकता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद आप जानते रहिए कि 1 से लेकर 4 तक संघ से संबंधित है, जो हमारा भाग है। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। यानी सीधा सा मतलब ये है, संघ क्या है, हमारे भारत का नाम क्या होगा, राज्य कैसे निर्मित होगी, कहाँ तक होगा, ये सारा वर्णन हमारा 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक भाग 1 में वर्णित है। 5 से लेकर 11 यानी अब इस भारत के राज्य में कैसे नागरिक होंगे, कौन होंगे, ये सारा सब कुछ वर्णित है हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और भाग दूसरे में यदि हम भाग 3 की बात करें तो 12 से लेकर और 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार क्या है कि जब हमारा राज्य होगा और राज्य के नागरिक होंगे तो उन नागरिकों के अपने कुछ अधिकार होंगे और एक ऐसे अधिकार होंगे कि जिनको राज्य आसानी से छीन ना सके, और जिनको राज्य आसानी से छीन नहीं सकता है उसी को हम मूल अधिकार कहते हैं। एक ऐसा अधिकार जिसके बिना मानव का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, वही अधिकार मूल अधिकार है। सोच के देखिए, आपसे कोई कह दे आज के बाद आपको बोलना नहीं है, अच्छा लगेगा? शायद नहीं। आपको पढ़ना नहीं है, अच्छा लगेगा? शायद नहीं। तो ये हमारे कुछ मूलभूत अधिकार हैं जिनको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य में वर्णित किया गया है। हमने जो स्वतंत्रता पाया है वो एक ऐसे विदेशी सरकार से पाया है जो बहुत ही क्रूर था। आपने देखा कि चाहे रॉलेट एक्ट के माध्यम से हो, चाहे पब्लिक सेफ्टी बिल के माध्यम से हो, चाहे जिस प्रकार के 1919 के अधिनियम के माध्यम से हो, आदि प्रकार से अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रताओं को बाधित किया था। और जैसे वो चाहे जिस प्रकार से कोई एक कानून बना देते थे और राज्य की यानी ब्रिटिश साम्राज्य की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के नेताओं ने सोचा कि ये चीज गलत है, किसी भी व्यक्ति को चाहे जब जेल में डाल देना यह उचित नहीं है।
इसको रोकने के लिए जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, तब उससे पहले ही हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो मानव के अधिकारों को और सर्वांगीण करते हैं। उन्हीं में से थोड़ा सा हम आपको अनुच्छेदों के बारे में बताते चलें। अनुच्छेद जो हमारा 12 है, ये बताता है कि हमारे संविधान के राज्य कौन कौन से होंगे। अनुच्छेद जो हमारा 13 है, वो ये बताता है कि आखिर में कानून कैसे बनाया जाए। बोले तो कानून किस मात्रा में बनाया जाए कि मूलभूत अधिकारों का हमारे उल्लंघन ना करें। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 13 जो है वो 2 क्लासेस में सामान्यतया बटा हुआ है। वैसे तो है ये 3 क्लासेस में। पहला क्या है? पहला ये बताता है कि जो पहले से कानून अंग्रेजों ने बना के रखे हैं संविधान में, वो लागू रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, किंतु हर वो कानून समाप्त होगा या उस मात्रा तक खत्म होगा जो मूल अधिकारों से असंगत है। इसलिए ये पहला जो 13 का 1 है वो लागू रहेगा। अब सोचिए कि अंग्रेजों ने बहुत सारे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी बहुत सारी चीजें दिए था। उन सबको हटा के एक नई चीजें लिखने से अच्छा है कि एक लाइन ये लिख दें कि जितनी खराब चीजें थी मूल अधिकारों से असंगत, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, बाकी चीजें लागू रहेंगी। ये सही था। इसलिए अनुच्छेद 13(1) ये कहता है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए पहले के कानून लागू रहेंगे, लेकिन वो कानून लागू नहीं रहेगा जो मूल अधिकारों से असंगत है। बोले तो जो मूल अधिकारों का हनन करते हो। दूसरा क्या बताता है? 13 का 2 ये बताता है कि राज्य यानी वर्तमान की जो सरकारें हैं वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि जो मूल अधिकारों का हनन करती हो, और या फिर जो कानून बन गया है तो उस मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक उस मूल अधिकार का हनन करती हो। तो अनुच्छेद 13 ये बताता है कि सरकार कैसे कौन कानून बनाएगा जिससे मूल अधिकार का हनन ना हो। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। ये हमारे आज टॉपिक का मूल प्रकरण नहीं है। हमारा जो मूल उद्देश्य रहेगा वो है राजनीतिक स्वतंत्रता से, और स्वतंत्रता जो है वो 19 से लेकर 22 तक है। हमारे संविधान में मानव को जो स्वतंत्रता दी गई है उसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इन्हीं का चर्चा हम करेंगे। तो अनुच्छेद 19 से पहले एक आता है अनुच्छेद 20, एक आता है अनुच्छेद 19 और एक आता है अनुच्छेद 22। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ज्यादा बहुत नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 सामान्यतया आपको अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार देता है, कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार देता है। ये ABCDEFGH करके ऐसे बना हुआ है। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 2 मामलों में है। वो सामान्यतः ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 कहता है। जैसे मैं किसी एक व्यक्ति को मार डालूं या 10 व्यक्ति को मार डालूं तो मुझे फांसी केवल एक बार होगा या सजा केवल एक बार होगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है। और क्या कहता है अनुच्छेद 20? दूसरा अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अगर हमने कोई अपराध कर दिया है या नहीं किया है तो पुलिस हमें जबरदस्ती अपने ही विरुद्ध गवाह देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 20। और याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसे केवल 2 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में जिनको कभी आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। बाकी अन्य सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो निलंबित हो जाते हैं, आज सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन 20 और 21 संविधान से कभी नहीं हटते, चाहे आपातकाल लगा हो, चाहे युद्ध हो रहा हो, चाहे जो हो रहा हो। यानी संविधान के वो कौन से 2 अनुच्छेद है जो कभी समाप्त नहीं होते आपातकाल में भी? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 21 क्या है अभी बता रहे हैं, उसके पहले अनुच्छेद 22 के बारे में हम आपको बता दें।
अनुच्छेद 22 जो है इसका संबंध सीधा सीधा है गिरफ्तारी से है। किसी भी व्यक्ति को सरकार गिरफ्तार कर सकती है। इसमें सीधे सीधे कहा गया है, दो बातें हैं कि यदि आपने कोई गलत काम किया है जो कि कानून की दृष्टि से गलत है तो सरकार आपको गिरफ्तार कर लेगी और करने के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध कराएगी। पहला क्लास है 22 का। दूसरा क्या है? दूसरा में ये बताया है अनुच्छेद 22 में ही कि आपको वो कौन से अधिकार होंगे अनुच्छेद 22 के अनुसार। देखिए, आपको ये पता चला 22 में कि जैसे ही आपने कोई गलत काम किया तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया, और दूसरा ये है जिसे आप निवारक निरोध कहते हैं, उसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं या अन्य कोई गलत काम करेंगे, उसको रोकने के लिए आपको पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। 21 अनुच्छेद में है, 22 में है। इसीलिए आपने देखा होगा गांव वगैरह में बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री सीटर होते हैं कि विभिन्न समारोहों पर पुलिस उनसे कहती है कि इस हफ्ते तक आपको रोज आके हमारे यहाँ हाजिरी लगानी है, या उनको पहले ही उठा के जेल में बंद कर देते हैं क्योंकि उनको शक होता है कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा बैठे। तो याद रखिएगा, हमारी सरकार को ये अधिकार है कि गलत आप करें तभी आपको गिरफ्तार करें, जरूरी नहीं है। आपको गलत काम करने से रोकने के लिए भी पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 22 का सिद्धांत है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21, सबसे व्यापक अनुच्छेद आपके संविधान का। और जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि इसकी व्यापकता को केवल बढ़ाया है सर्वोच्च न्यायालय ने। संविधान में अनुच्छेद 21 उतना महत्वपूर्ण नहीं था मूल रूप से जितना अब हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने व्याख्याओं से और निर्णयों से इतना इसको महत्वपूर्ण बना दिया कि आज ये हमारे संविधान का बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21। आपने देखा है कि व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित कर दिया गया। अभी 2 दिन पहले की बात है दिन, एक व्यक्ति को इनकाउंटर के माध्यम से उसके प्राण को उसके जीवन से वंचित कर दिया गया, और इसके पक्ष में और विपक्ष में खूब सारे हो हल्ला मचा। आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे हो सकता है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन और कैसे लोग करते हैं और क्या होना चाहिए। तो देखिए, अनुच्छेद 21, ये अनुच्छेद 21 हमको सामान्यतया 3 चीजें बताता है। पहला, किसी भी व्यक्ति को, याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, अब समस्या आता है, व्यक्ति तो सर इंडियन भी होता है, पाकिस्तानी भी होगा, चाइनीज भी होगा और श्रीलंकाई भी होगा। तो क्या इस व्यक्ति में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं? हाँ। जब कभी हमारे संविधान में कोई शब्द आए व्यक्ति, तो समझ लीजिएगा वो भारत और विदेशी दोनों का उल्लेख करता है। और जब कभी हमारे संविधान के शब्द में केवल नागरिक आए तो इसका सीधा सा तात्पर्य है भारत में रहने वाले वे व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, वो नागरिक। सामान्यतया भारत में रहने वाले ही व्यक्ति नागरिक कहलाएंगे, और व्यक्ति सब कोई होता है। तो अनुच्छेद 21 बताता है किसी व्यक्ति को, 2 बातें ही बताता है, ध्यान दीजिएगा। 2 बातें ये बताता है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन से, याद रखिएगा, उसके जीवन से या उसके जीवन के अधिकार को, किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या वंचित किया जा सकता है? यस, वंचित किया जा सकता है। याद रखिएगा, किया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 21, कि किसी भी व्यक्ति को उसके दैहिक स्वतंत्रता को, उसके प्राण को उससे वंचित किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 21 कहता है। किंतु, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, किंतु किसी व्यक्ति को उसके जीवन से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, किंतु कैसे?
संविधान में ही वर्णित है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। याद रखिएगा, आप किसी भी व्यक्ति को फांसी दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को जेल में भेज सकते हैं, किंतु वो प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित होना चाहिए। और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। याद रखिएगा, ये प्रक्रिया हमारा यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, जहां से हम लोग आजाद हुए थे। क्या है ये चीजें, हम इस पर पूरा डिटेल आपको चर्चा करेंगे। इसका मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। जरा देख लेते हैं जीवन के अधिकार को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। जीवन के अधिकार को हम समाप्त कर सकते हैं मृत्यु से। लेकिन मृत्यु कैसे मिलेगा? कोई न्यायालय मृत्यु दंड देगा तभी मृत्यु उसको मिलेगी और जीवन से हम वंचित कर सकते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या हमारा आशय है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आशय यह है कि हम स्वच्छंद रहना चाहते हैं, किंतु हम कोई पकड़ के एक कमरे में बंद कर दे, एक जेल में बंद कर दे, तो हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। जैसे जब शाहजहां, आपने नाम सुना ही होगा, शाहजहां के बच्चों ने आपस में युद्ध करने लगे, जिसे आपने सुना होगा औरंगजेब, सुना ही होगा ना, औरंगजेब, दारा शिकोह, इन सब में जब आपस में युद्ध होने लगा तो औरंगजेब ने क्या काम किया, आगरा के किले में शाहजहां को बंदी बना लिया और 8 साल तक बंदी बना के रखा। इस प्रकार से शाहजहां के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ था। समझ में आया व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? मृत्यु से तात्पर्य शरीर को निर्जीव बना देना मृत्यु है, शरीर को कैद कर लेना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इन दोनों को वंचित किया जा सकता है, किंतु विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। अब यहाँ पर समस्या होती है। क्या समस्या होती है, जरा बता दें हम आपको कि आपके पास एक सिद्धांत है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या चीजें हैं, और दूसरा एक और सिस्टम आता है, वो अभी बता देंगे। पहले इसको जान लेते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है क्या। ये कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा कि हमारे भारत को आजादी मिली इंग्लैंड से, और इंग्लैंड के ही 1935 के अधिनियम से हमारा संविधान ज्यादातर बना। वहां की संसद बहुत पावरफुल होती है और हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो पावरफुल नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि वहां की संसद के बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड की संसद इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी पुरुष को महिला और किसी महिला को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, इतनी पावरफुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी संसद ने जो कानून बना दिया, उसी कानून के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन को हम छीन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राजा ने कहा इसको पकड़ो और फांसी दो, बस उसको फांसी दे दिया जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ब्रिटेन की संसद है, उस संसद के लोग आएंगे और वो एक विधि बताएंगे कैसे कैसे प्रोसीजर होगा, और उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही हम किसी व्यक्ति के प्राण को छीन सकते हैं। ये किसने बताया? इंग्लैंड ने बताया कि विधि के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित है, उसी प्रक्रिया के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन को हम समाप्त कर सकते हैं। अब समस्या है, चलो अंग्रेजों ने एक काम किया, कभी जल्दी में आए और एक कानून जल्दी जल्दी में बना के चले गए कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति का अगर जो आतंकवाद से समझौता होता है या लिप्त पाया जाता है, उस व्यक्ति को टेम्स नदी के किनारे ले जाकर फेंक दिया जाएगा, और तब तक फेंका जाए जब तक वो मर न जाए। जैसे अकबर ने अपने मुंह बोले भाई मिर्जा अजीज कोका को छत से 2 बार फेंकवाया, और तब तक फेंकवाया जब तक वो मरा नहीं। तो ये तो गलत होगा। अब हमारे संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंग्लैंड से लिया गया, और याद रखिएगा जो संसद ने लिख दिया वही रामबाण है। वहां की कोर्ट कभी कोई
आक्षेप नहीं कर सकती क्या आप गलत हैं क्या आप सही हैं। तो ये तो गलत था। अब आते हैं फिर होना क्या चाहिए। तो हम आपको दूसरे प्रोसीजर की तरफ लेके चलेंगे जिसका नाम है ड्यू टू प्रोसीजर ऑफ लॉ। इसको हिंदी में कहते हैं यथोचित कानूनी प्रक्रिया। ये भी हमारे संविधान में वर्णित है। ये कहां से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है यूएसए से। और याद रखिएगा अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम था, इंडिया भी अंग्रेजों का गुलाम था। अंतर क्या था? इंडिया वाले अंग्रेजों को मानते थे लेकिन अमेरिका वाले अंग्रेजों को कदापि नहीं मानते थे। तो इंडिया वाले जब अंग्रेजों को मानते थे तो अंग्रेजी विधि को भी मानेंगे और इसीलिए इंडिया वालों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को संविधान में लिख दिया। लेकिन अमेरिका वालों ने अंग्रेजों को नहीं माना और उन्होंने जस्ट अपोजिट अमेरिका वालों का किया। अमेरिका में संसद महत्वपूर्ण है। अमेरिका में याद रखिएगा न्यायालय महत्वपूर्ण है। जितने पावरफुल इंग्लैंड में संसद है उतने पावरफुल अमेरिका में न्यायालय है। अब समस्या इस बात की हुई कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मान लिया कि एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और उस पकड़ को जेल में बंद कर दिया गया और प्रक्रिया में ये लिखा है इस व्यक्ति को कुतुब मीनार से उतनी बार फेंका जाए जितने बार में यह मर न जाए। तो ये भी तो एक मारने की प्रक्रिया ही हुई। किसी भी व्यक्ति के जीवन को वंचित करने का ये भी तो प्रक्रिया हुआ। लेकिन क्या यह प्रक्रिया सही है? कदापि नहीं सही है। तब अमेरिका के लोगों ने क्या काम किया? उन्होंने इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जस्ट अपोजिट एक नया स्थापित किया यथोचित कानूनी, या यहाँ पर कानूनी हमको ना लिखना चाहिए, यहाँ पर हमको शब्द लिखना चाहिए विधि, यथोचित विधि प्रक्रिया। उन्होंने ये बताया कि हाँ आप किसी जीवन के मृत्युदंड के माध्यम से वंचित तो कर सकते हैं किंतु उसको वंचित करने के लिए आपको पास यथोचित प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोड़े मार मार के आप उसके जीवन को खत्म कर दें। तो ये यथोचित विधि प्रक्रिया जो न्यायालय पावरफुल है अमेरिका का, ये वहां से लिया गया। भारत में जो संविधान है वो अंग्रेजों से प्रभावित होने के कारण अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है, जबकि इसका वर्णन ना के बराबर है। अब समस्या उठा तो फिर किया क्या जाए? क्या किसी भी व्यक्ति को चाहे जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बना के मार डाला जाए? तो ये गलत हुआ। संसद सर्वोच्चता और यहाँ पे न्यायालय की सर्वोच्चता के मध्य में भारत ने एक माध्यमिक चीजें लिया। क्या लिया जरा देखिए। आपको पता होगा कि 1978 में मेनका गांधी के पति थे जिनका नाम था संजय गांधी। उन्होंने एक पासपोर्ट बनवाया और पासपोर्ट बनवाने के बाद में वो सरकार को, जो उस समय जनता दल की सरकार थी, उसको क्या लगा कहीं कि ये देश छोड़ के भाग न जाए, इसके लिए उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। तो उनकी पत्नी संजय गांधी के मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से 1978 में यही बात कहा कि आप बताइए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत हमें विदेश जाने से रोका गया है या यथोचित विधि प्रक्रिया के माध्यम से रोका गया है। तो संविधान के व्याख्याकार न्यायालय ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमेशा लागू नहीं हो सकती है और ना ही पूर्णतः यथोचित विधि प्रक्रिया हम लागू कर सकते हैं, किंतु याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा ही वंचित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन को केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से हम वंचित नहीं कर सकते। हमें ये देखना होगा क्या वो यथोचित है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने व्याख्या 1978 में कहा मेनका गांधी के बाद में कि विदेश जाने का सभी व्यक्ति को मूलभूत अधिकार है। और आज आलम ये है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को यथोचित प्रक्रिया के माध्यम से
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से गुजारा ना जाए, उस व्यक्ति को मृत्युदंड कदापि नहीं दिया जा सकता। यह प्रकरण हम आपको इसलिए बताएं क्योंकि आपने देखा 2 दिन पहले इन दोनों प्रक्रियाओं का बिना फॉलोअप किए सीधे गोली मार दिया गया, और इत्तेफाक की बात इस गोली कांड को बहुतों का समर्थन प्राप्त है। ये कैसे क्या हुआ, हम इस मूलभूत मुद्दे पर आते हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है वो सबको मिला हुआ है। 1 मिनट के लिए सोचिए, जब उस व्यक्ति को इनकाउंटर किया गया, उस व्यक्ति को इनकाउंटर किया गया, क्यों किया गया, हम आपको उदाहरण ये बताते हैं। क्या ये इनकाउंटर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? तो इनकाउंटर होना चाहिए था, इसके पक्ष में हमारे लगभग 10 से 12 पॉइंट हैं, और इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था इसके मामले में हमारे पास 2 से 3 पॉइंट हैं। तो याद रखिएगा, होना चाहिए ये हमारा रहेगा और नहीं होना चाहिए ये रहेगा। तो पहला पॉइंट हमारा है कि इनकाउंटर होना चाहिए था। उसका कारण ये है कि अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि जब 30 सालों से उसका पूरा साम्राज्य चल रहा था, पूरे 11 मुख्यमंत्री आए और चले गए, उसका कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या गारंटी है कि आगे के मुख्यमंत्री आएंगे और उसको कुछ नहीं करेंगे। दूसरा बात यह है कि वो कई बार जेल गया और कई बार छूट के चला आया, इस बार भी वो जेल जाता और छूट के ना आता, क्या गारंटी है। तीसरी बात, उनसे जाके पूछिए जिनके घर वालों को उसने उजाड़ा था, उनसे पूछ के देखिए, उनके मन को बड़ी तसल्ली मिली होगी। इसलिए इनकाउंटर होना चाहिए था। चौथी बात, बहुत बड़े बड़े नेताओं से उसका संपर्क था, ये सभी लोग मान रहे हैं, और क्या वो अदालत से बच नहीं जाता, और बच जाता तो संभवतः वो अतीक अहमद जैसा विधायक होके निकलता और न जाने कैसे सांसद होके निकलते। क्या उसको पुलिस की खौफ रह जाती? कदापि नहीं। इसलिए इनकाउंटर होना उचित था। अगला पॉइंट, आप स्वयं बताइए कि हम लोग यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि विकास को मारा जाना गलत है। अगर जो पुलिस के गिरफ्त से भाग ही जाता तो पुलिस के ऊपर कौन विश्वास करता? कोई नहीं करता। हम ही आप सवाल पूछते कि कैसे भाग गया, और बाद जब उसे मार दिया गया है तो फिर आप स्वयं सोचिए क्यों अपने आप से सवाल करते हैं। और तीसरी बात, ये आखिरी बात हम आपसे कहें कि विकास को मारा जाना ठीक था, इसलिए क्योंकि हमारे संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दी गई है ये बहुत स्लो है, इतनी स्लो है कि शायद 25 से 30 साल लग जाते उसको साबित करने में कि ये अपराधी था, और संभव है कि ये हो जाता कि नहीं अपराधी था ही नहीं, तो फिर क्या होता। इसीलिए इस धीमी प्रक्रिया की वजह से लोग इंस्टेंट जस्टिस पर ज्यादा विश्वास करते हैं और तुरंत न्यायालय मांगते हैं। आप स्वयं देख के सोचिए, हैदराबाद की एक लड़की को कई लोगों ने रेप कर दिया था, पुलिस ने ऑन स्पॉट गोली मार दिया था, तब आपने और हम लोगों ने पुलिस का समर्थन किया। 4 लोग जो हैदराबाद कांड से जुड़े हुए थे उनको सीधे गोली मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, तब हमने समर्थन किया। आज जब ये ऐसा कांड हुआ है तो हम लोग क्यों ना समर्थन करें। ये था उसको क्यों इनकाउंटर किया गया। अब हम आपको बताएं इनकाउंटर क्यों नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है, आप स्वयं देखिए, मैं ठहरा, कोई आके हमसे कह दे कि हमने 5 लोगों को मारा है, पुलिस आके सीधे मुझे गोली मार दे, बाद में क्या पता चले कि नहीं वो तो निर्दोष था, तब क्या होगा। इसके लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति पर अपराध घोषित किया गया है उस पर प्रोसीजर, बोले तो कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे होते हैं, वो चलाना चाहिए। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, अंतिम तक उसको अपने बातों को रखने का मौका देना चाहिए। एक सभ्य देश का नागरिक और सभ्य देश का कानून यही कहता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। आपने सुना होगा याकूब मेनन है, अफजल गुरु हैं, अजमल कसाब हैं, निर्भया केस के दोषी हैं, इन सबको 7, 8 साल, 10 साल तक जेल में रख के बिरयानी खिलाया गया। हम इसलिए नहीं खिलाए कि उनको आराम से रखो, नहीं,
हम उनको पूरा मौका देते हैं अपने आप को ये बताने का कि हम निर्दोष हैं या नहीं है। अब आप सोचिए, आपके ऊपर अपराध लगा दिया जाए और आपको बचने का मौका ना दिया जाए और आपको सजा हो जाए, आपको कैसा लगेगा? इसलिए उसको फांसी दिया जाना चाहिए था, उसको इनकाउंटर नहीं करने देना चाहिए था। हमें इनकाउंटर ये तभी तक अच्छा लग रहा है जब दूसरों के साथ होता है। कभी भगवान ना करे किसी गलत कामों में आपको फंसा दिया जाए और ये हो जाए कि आपका इनकाउंटर होने वाला है, कैसा महसूस होगा? इसलिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही उसको फांसी दिया जाना चाहिए था या कुछ भी किया जाना चाहिए था। क्योंकि आपको पता होगा 1870 में एक नाटक लिखा गया था, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, जिसमें आपको एक कहानी मिला होगा कि एक राजा होता है, उस राजा के राज्य में एक बकरी मर जाती है। पता चलता है उस बकरी वाले ने मुकदमा कर दिया। उस मुकदमे वाले में अंग्रेज राजा ने कहा उस दीवाल वाले को बुलाया जाए। दीवाल वाला आता है, दीवाल वाला कहता है नहीं चूने वाले की गलती थी। चूना वाला आता है, वो आता है, वो कहता है नहीं पानी वाले की गलती थी। पानी वाला आता है, अब पानी वाले को जैसे ही फांसी डालना होता है तब तक उसके फंदे छोटे पड़ जाते हैं। तब तक क्या पता चलता है कि पूरे राज्य में ढूंढो कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसके फंदे के बराबर होते हो। एक लड़के को मिल जाता है, उसको फांसी लगाया जाने लगता है। तब तक उसका एक गुरु आता है और गुरु कहता है कि हमें फांसी दिया जाना चाहिए। राजा कहता है तुम क्यों लोगे? तो कहता है कि इस समय जो मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। तो राजा कहता है तो क्या हम बुद्धू दिखाई देते हैं? वो जाके स्वयं फांसी लगा लेता है। तो क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं? कदापि नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही फॉलो अप करें और न्यायिक व्यवस्था को तेज करें। अगला वीडियो हमारा जल्द ही आएगा किसी खास विषय पर ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।